Good afternoon, friends. My name is Vipin Kumar Sharma, Associate Professor in Meerut Institute of Engineering and Technology, मेरठ। मैं आपको जो है मेज़रमेंट एंड मेट्रोलॉजी और क्वालिटी कंट्रोल जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपके 5th सेमेस्टर डिप्लोमा में पढ़ाया जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार में, वो मैं आज आपको पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले हम जो है इसकी आज फर्स्ट यूनिट डिस्कस करते हैं, और फर्स्ट यूनिट में हम जो क्या क्या आज डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि मेट्रोलॉजी की परिभाषा क्या है। तो मेट्रोलॉजी की परिभाषा हम यहाँ पर 3 तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहला तरीका है हमारा कि साइंटिफिक मेट्रोलॉजी किसे कहते हैं, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी किसे कहते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे लीगल मेट्रोलॉजी क्या है, देन उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि हमें नीड ऑफ इंस्पेक्शन, हमें इंस्पेक्शन करना क्यों ज़रूरी है। सपोज़ आप ये मान लीजिए कि आपने किसी रॉ मटेरियल से कोई आपने प्रोडक्ट बनाया, और वी कैन से कि हमने जो है कोई सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया, तो हमें क्या है उसको इंस्पेक्शन करना है, तो उसकी आवश्यकता क्यों है, तो हम ये पढ़ेंगे आज। उसके बाद हम क्या है कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। करेक्टरिस्टिक्स माने कि कुछ खूबियाँ पढ़ेंगे हम किसकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में जो जो आपके डिवाइस होते हैं उनकी क्या क्या खूबी होनी चाहिए, प्रिसिशन होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, उसमें सेंसिटिविटी होनी चाहिए, रीडेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, कैलिब्रेशन क्या होता है, ट्रेसेबिलिटी क्या है, ये हम ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी डिस्कस करेंगे और सोर्सेज ऑफ एरर, यानी कि एरर कैसे आ सकती हैं, और फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, ये हमें आज पढ़ना है। फिर हमें ये पढ़ना है कि सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हम इंस्ट्रूमेंट को कैसे सेलेक्ट करें, क्या क्या प्रिकॉशंस लें हायर प्रिसिशन और एक्यूरेसी के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि मेट्रोलॉजी क्या है। ठीक है, मेट्रोलॉजी जो है ये ग्रीक वर्ड मेट्रोन और लोगोस से मिलके बना है। तो मेट्रोन एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी ऑफ मेजरमेंट। स्टडी ऑफ मेजरमेंट मीन्स ऐसी स्टडी जहाँ पे हम कुछ मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ते हैं, एक तो एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मेजरमेंट्स। जो जो इसके एक्सपेरिमेंटल हैं एस्पेक्ट्स या थ्योरेटिकल हैं वो हम दोनों पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंटल में हम क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट है उससे हमने कोई मेज़र किया, सपोज मान लीजिए हम लेंथ मेज़र करना चाह रहे हैं, तो लेंथ हम किससे मेज़र करेंगे, स्केल से। तो स्केल से जब हम मेज़र करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल। लेकिन अगर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की बात करें कि अगर हम उसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं मेज़रमेंट में या हमें कोई एरर निकालनी है, तो उसके लिए हमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट करने पड़ेंगे। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप मान लीजिए कि आपने एक लेंथ जो है 3 बार मेज़र करी, और वो लेंथ आपने मेज़र करी 5 सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर और 5.1 सेंटीमीटर। तो जब आप इन तीनों लेंथ को जोड़ोगे और 3 से डिवाइड करोगे तो जो वो रिजल्ट आएगा उसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। तो उसके बाद जो है हमें ये पढ़ना है कि जो ये मेट्रोलॉजी है इसमें हम कौन कौन सी अनसर्टेनिटी डिस्कस करते हैं। कितना, जब हमने कोई भी चीज़ मेज़र करी तो जब उसे कैलकुलेट करने में क्या अनसर्टेनिटी आई, क्या एरर्स आई हैं, किस वजह से आई हैं, ये सब इसमें हमें डिस्कस करना है। ठीक है, देखिए लेकिन जनरली क्या है, आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो तो हमें ये पढ़ाया जाता है कि मेट्रोलॉजी जो है बस हम इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेट्रोलॉजी आजकल हम इंडस्ट्रियल में भी यूज़ करते हैं, जो वहाँ पर उसका वाइड एप्लीकेशन है, बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन है इंडस्ट्रियल में। अगर हम लास्ट में जब हम इंस्पेक्शन करते हैं तो हम मेजरिंग डिवाइस जो भी यूज़ करते हैं वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि एरर हमारी मिनिमाइज हो जाए। तो हम बात करते हैं मेट्रोलॉजी की। मेट्रोलॉजी जो है इंजीनियरिंग पर्पस में यूज़ होती है। क्यों यूज़ होती है, क्योंकि वहाँ पे हमें लेंथ को मेज़र करना होता है, एंगल को मेज़र करना पड़ता है, और अदर क्वालिटीज़ या अदर क्वांटिटीज़ को भी हमें मेज़र करना पड़ता है, जो कि लीनियर और एंगुलर की फॉर्म में होती है।
तो मेट्रोलॉजी आपको समझ में आ गया होगा कि मेट्रोलॉजी क्या है, कि मेट्रोन और लोगोस से मिलकर बना हुआ है, और इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हम किसी अननोन को मेजर करते हैं, अननोन क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो इसलिए बोलते हैं इसको स्टडी ऑफ मेजरमेंट। अब ये देखिए कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है। ये बता रहा है कि हमें मेट्रोलॉजी में हम और क्या क्या चीज़ कंसर्न करके चलते हैं। देखिए, ये पहला है कि एक तो हम ये डिस्कस करके चलते हैं कि हमें यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पता होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हम लेंथ को मेज़र करते हैं वो हम इन टर्म्स ऑफ मीटर करते हैं। अगर हमें कोई वजन नापना है तो हम बोलते हैं किलोग्राम इसका वजन है, हम कहते हैं ना जैसे इसका वजन 56 kg है। तो हम मेट्रोलॉजी में यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या यूनिट्स हैं मेज़र करने की। देन हम ये पढ़ते हैं कि जो आपकी मेजरिंग यूनिट्स हैं उसमें क्या क्या असर्टेनिटी है। उसके बाद हम ये पढ़ते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं मेजरमेंट को करने के। जैसे हम कहते हैं कि डायरेक्ट मेथड, एक हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। देखिए, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि आप अननोन क्वांटिटी को जो है आप किसी भी डिवाइस से मेज़र कर सकते हैं डायरेक्टली पुट करके, उन दोनों को पुट करके। लेकिन अगर मैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट की बात करूं तो वहां पे हम ट्रांसड्यूसर यूज करते हैं। अब ये फोर्थ पॉइंट आता है कि एनालाइजिंग द एक्यूरेसी ऑफ मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। सो हम यहाँ पे ये भी डिस्कस करके चलते हैं कि जो हम अपना मेजरमेंट कर रहे हैं वो मेथड एक्यूरेट है या नहीं है उसमें, क्योंकि हमारा जो पर्पस है हमारी एरर कम आनी चाहिए, तो इसीलिए हम इसमें ये भी चेक करते हैं कि वो मेथड कितना एक्यूरेट है। तो ये हम मेट्रोलॉजी में कंसल्ट करके चलते हैं। उसके बाद हम ये देख के चलते हैं कि जो आपकी एरर्स हैं, जो आपने एरर्स हैं उसको आपको क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है। जब आपने एरर को इन्वेस्टिगेट कर लिया, मतलब आपने जब ढूंढ लिया एरर्स को, देन उसके बाद आपको उसको ख़त्म भी करना है, एलिमिनेट भी करना है। तो ये भी हम मेट्रोलॉजी में पढ़ते हैं। तो मेट्रोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, एक तो हम यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसमें जो है कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम मेज़र कर सकते हैं। देन उसके बाद हम जो है एक्यूरेसी जो है वो हम एक्यूरेसी करने के कौन कौन से मेथड्स हैं वो हम पढ़ते हैं। देन उसके बाद हम ये पढ़ते हैं कि एरर को कैसे रिमूव किया जाए, ये भी हम मेट्रोलॉजी में पढ़ते हैं। सो अब आप यहाँ देखिए कि हमने अभी कंटेंट्स में डिस्कस किया था कि मेट्रोलॉजी की हमें 3 डेफिनेशन पढ़नी है, यानी कि परिभाषा पढ़नी है। पहला है साइंटिफिक मेट्रोलॉजी, दूसरा है इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी, तीसरा है लीगल मेट्रोलॉजी। तो जब भी हम साइंटिफिक मेट्रोलॉजी की बात करते हैं, साइंटिफिक मेट्रोलॉजी का मतलब क्या है कि ये हम ऐसी जगह यूज करते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर ही आपकी हाई लेवल की एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है ना। अगर हम वहाँ, जैसे आप देखिए DRDO है हमारा, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी हम वहाँ पे मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ पे हम जो भी यूज़ करेंगे मेजरमेंट के तरीके, तो वो कौन से उसके अंदर आएगा, साइंटिफिक मेट्रोलॉजी के अंदर आएगा। और वहाँ पर हमें बहुत ये ध्यान रखना है कि जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही हाई लेवल की होती है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। जैसे हम मान लीजिए हम DRDO की ही बात कर रहे हैं या हम इसरो की बात करते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ हम जब रॉकेट जो है लॉन्च करते हैं तो जो भी हमें डायमेंशन मेज़र करनी है वो हमें बहुत ही प्रिसाइज रखनी होती है। हमें ध्यान रखना होता है कि हम जो भी हमने मेज़र किया है वो एक्यूरेट हो, वहाँ हम रिस्क नहीं ले सकते। तो जो भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हम मेजरमेंट करते हैं वहाँ पे हम बोलते हैं साइंटिफिक मेट्रोलॉजी। तो इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी ये तो बहुत आसान है, जैसे कि इसका नाम ही है इंडस्ट्रियल। जो इंडस्ट्रियल में हम मेज़र करते हैं, जो भी जब आपने फाइनल प्रोडक्ट बनाया, रॉ मटेरियल को जब आपने कन्वर्ट किया, वेरियस ऑपरेशन आपने अप्लाई किए, जैसे ग्राइंडिंग अप्लाई किया, फिनिशिंग अप्लाई किया, टर्निंग अप्लाई किया, जो भी आपने वेरियस ऑपरेशन है चाहे लेथ मशीन पे परफॉर्म किए किसी भी, तो उसके बाद फाइनल स्टेप हमारा क्या होता है, इंस्पेक्शन करना। तो वो जो इंस्पेक्शन और टेस्टिंग है वो किस में करते हैं हम, इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी में। तो इससे क्या होता है कि क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को देना है, तो हमें क्वालिटी पे ध्यान रखना है, क्वालिटी हमारी अच्छी होनी चाहिए ताकि कस्टमर जो भी हमसे प्रोडक्ट खरीदे वो बहुत ही अच्छा हो। उसके बाद आता है लीगल मेट्रोलॉजी।
देखिए लीगल मेट्रोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल मेट्रोलॉजी देखिए जैसे डेफिनेशन में लिखा है कि इट इज कंसर्न विद द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट वेयर दीज हैव इन्फ्लुएंस ऑन द ट्रांसपेरेंसी ऑफ इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस, हेल्थ एंड सेफ्टी। तो जहां पर भी आपका इकोनॉमिकल, हेल्थ और सेफ्टी की बात आती है वहां हम कौन सी मेट्रोलॉजी यूज करते हैं? लीगल मेट्रोलॉजी। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन है कि ये जो है आपको रेगुलेट करता है, एडवाइस करता है, सुपरवाइज करता है एंड कंट्रोल करता है मैन्युफैक्चरिंग एंड कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे सपोज मान लीजिए कि आपने जो है आज आपको देख रहे हैं आप वेट बैलेंस है, आप वेट मेजर करना चाहते हैं, या हम कहते हैं तराजू। आजकल आपने देखे डिजिटल आ रहे हैं तराजू। तो वो वेट मेजरिंग मशीन जो है आपको उसको कौन कैलिब्रेट करके देता है? उसको कोई एक लीगल संस्था होती है, वही तो उसको क्या करके देती है? कैलिब्रेट करके देती है। कैलिब्रेशन मतलब कि हम किसी भी डिवाइस की एक्यूरेसी को चेक करते हैं। तो अगर उस संस्था ने ये कह दिया कि ये डिवाइस बहुत ही एक्यूरेट है, तो देन हम उसको जो मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। तो लीगल मेट्रोलॉजी में हमें ये ध्यान रखना होता है कि इकोनॉमिकल, हेल्थ और सेफ्टी पर्पस का भी बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये हमारी डायरेक्ट सोसाइटी से जुड़ी होती है। नाउ अगला जो हमारा डिस्कशन जो हमें करना है वो नीड फॉर इंस्पेक्शन। हम इंस्पेक्शन क्यों करें, क्यों जरूरत है हमारी इंस्पेक्शन करने की, ये हमें किस में पढ़ना है? नीड फॉर इंस्पेक्शन में। तो यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट आप ये ध्यान दीजिए पॉइंट जो है, टू एंश्योर कंपोनेंट्स एंड पार्ट कंफर्म टू दी एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स। मतलब जो भी हम पार्ट्स बना रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड का बना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी कंपनी में कोई पार्ट बन रहे हैं, मिलियंस ऑफ पार्ट्स बनते हैं, एक पार्ट किसी स्टैंडर्ड का बना दिया, दूसरा पार्ट अपने किसी स्टैंडर्ड का बना दिया। तो हमें स्टैंडर्ड ध्यान रखना है कि आइदर वी हैव टू फॉलो द BIS स्टैंडर्ड, हमें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड फॉलो करना है, या और भी डिज़ाइन के स्टैंडर्ड होते हैं जो भी इस कंपनी में हम फॉलो करते हैं, हमें उसका ध्यान रखना है कि जितने भी पार्ट्स बने वो सारे एक ही स्टैंडर्ड्स के बने। ठीक है। उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर। इंटरचेंजेबिलिटी का ध्यान रखना है हमें। ऐसा ना हो कि अब जैसे मान लीजिए हम एक पिस्टन और सिलेंडर असेंबली की बात करते हैं। सपोज मान लीजिए पिस्टन आपका खराब हो गया, तो आपको नया पिस्टन की जरूरत है। तो आप क्या करते हैं, जहाँ से भी आपने पिस्टन आपने मंगाया है, तो वो पिस्टन जो है जब आपने रिप्लेस किया तो वो एकदम उसके अंदर फिट हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप उसमें हैमर अप्लाई कर रहे हैं, कोई एक्शन ऐसा अननेसेसरी एक्शन अप्लाई कर रहे हैं कि आपका सिलेंडर ही खराब हो जाए। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चर। दूसरा क्या है कि हमें ये देखना है कि टू प्रोवाइड द मीन्स ऑफ फाइंडिंग द प्रॉब्लम एरियाज, कि जब आपने इंस्पेक्शन किया तो इंस्पेक्शन करने के बाद जो भी उसने कुछ ढूंढा कि इसमें प्रॉब्लम है, तो जब तक हमें वो प्रॉब्लम हमें पता नहीं लगेगी देन हम उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते। तो हमें प्रॉब्लम को ही फाइंड आउट करना है, किससे? इंस्पेक्शन के थ्रू। उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है जो क्वालिटी है उसका स्टैंडर्ड मेंटेन हो, उसका लेवल मेंटेन हो। ठीक है ना। तो जो भी पार्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी क्वालिटी पे भी हमें ध्यान रखना है। देन उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमने डिफेक्टिव पार्ट्स किए हैं, जो हमें डिफेक्टिव पार्ट्स मिले हैं इंस्पेक्शन करने के बाद, उन पे हमें क्या करना है? रीवर्क करना है। हमें वेरियस ऑपरेशन अप्लाई करके जो भी हम करना चाहते हैं कि उन डिफेक्ट को कैसे दूर किया जाए। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं री इंजीनियरिंग प्रोसेस। ठीक है। उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो है जो हमारा क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स है, टूल्स हैं और इक्विपमेंट्स हैं, वो बहुत ही गुड क्वालिटी की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो रॉ मटेरियल, टूल्स और इक्विपमेंट्स हैं, यही तो क्या करेंगे? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे, यही तो आपके फाइनल प्रोडक्ट को बनाएंगे। तो अगर रॉ मटेरियल आपका अच्छी क्वालिटी का होगा, टूल अच्छी क्वालिटी का होगा, हमारे इक्विपमेंट्स अच्छी क्वालिटी के होंगे जिससे हम इंस्पेक्शन करेंगे, तो फाइनल गोल हमारा क्या होगा? जो हमारा प्रोडक्ट है वो अल्टीमेटली गुड क्वालिटी का होगा। और यही हमारा इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी या क्वालिटी जो हमारा सब्जेक्ट है, इसका फुल पर्पज ही यही है, इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हमें जो भी पार्ट प्रोड्यूस करना है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए ताकि कस्टमर उसको एकदम खरीद ले। अब जो इम्पोर्टेंट एक डेफिनेशंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। देखिए
एक्यूरेसी और प्रिसीशन ये एक मेजरिंग डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक होती है। अगर ये दोनों चीज अगर किसी मेजरिंग डिवाइस की अच्छी है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि जो भी आपने मेजरमेंट किया है वो बहुत ही अच्छा है। तो अब हमें ये समझना है एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। उसके समझने के लिए हमने क्या किया है, ये एक एग्जाम्पल लिया है। अब इस एग्जाम्पल को समझिए कि एक्यूरेसी का मतलब क्या है। एक्यूरेसी का मतलब है कि कंपेयर्स अ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू। देखिए सपोज मान लीजिए ये एक सर्किल है, यहाँ पर ये आपका टारगेट है, इस टारगेट को हम बोल रहे हैं ट्रू वैल्यू। तो जब भी कोई ये एरो इस ट्रू वैल्यू के ज़्यादा नज़दीक होगा तो इसका मतलब क्या है कि वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो कंपेयर्स अ मेजरमेंट टू दी ट्रू वैल्यू। अब देखिए जैसे ये एग्जाम्पल है, हमारे ये दो स्टूडेंट्स हैं रवि और अंकित। रवि और अंकित को एक टास्क दिया कि तुम्हें क्या करना है, एक बुक की लेंथ को मेजर करना है। तो उन्होंने क्या किया, बुक की लेंथ को मेजर, बुक की जो लेंथ थी ट्रू वैल्यू थी वो थी 17 सेंटीमीटर। लेकिन जब रवि ने मेजर किया तो ये आई 17 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। लेकिन यही टास्क जब आपका अंकित ने किया तो ये आई 15.5, 15, 15.2, 15.3। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है कि कौन ज़्यादा एक्यूरेट है, किसने ज़्यादा एक्यूरेट। तो आपको ये देखना है कि 17.0 के सेंटीमीटर के क्लोज किसने ज़्यादा मेज़र किया है। तो आप देखिए जहाँ तक हमें लग रहा है कि जो रवि इज़ मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू दी अंकित। रवि जो है ज़्यादा एक्यूरेट है किसके मुकाबले, अंकित के मुकाबले। क्यों, क्योंकि इसने जो है 17 सेंटीमीटर के करीब ज़्यादा रीडिंग ली है। जबकि आप अंकित देख रहे हैं, अंकित जो है 15.5, 15, 15.2, 15.3, यानी कि इसमें एरर ज़्यादा है, ये एक्यूरेट नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि एक्यूरेट का मतलब है कि जो भी आप मेज़र कर रहे हैं वो ट्रू वैल्यू के क्लोज हो, बहुत ही बराबर हो। तो देखा रवि, इसका आंसर क्या है, रवि ने क्या किया, जो है रवि इज मोर एक्यूरेट। रवि जो है ज़्यादा एक्यूरेट है किसके कंपैरिजन में, अंकित के कंपैरिजन में। अब बात प्रिसीशन। देखिए प्रिसीशन का मतलब क्या है कि डिस्क्राइब हाउ क्लोजली मेजरमेंट्स टू ईच अदर एंड हाउ केयरफुली मेजरमेंट्स वर मेड। देखिए इसका मतलब क्या है कि ये मान लीजिए ये 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। किसी एक स्टूडेंट ने ये 3 रीडिंग ली, किसी एक ने ये 3 रीडिंग ली, किसी एक स्टूडेंट ने ये 3 रीडिंग ली। तो अब बात आ रही है कि कौन सा ज़्यादा प्रिसाइज है, मतलब ये तीनों पॉइंट जो है क्लोज आ रहे हैं, बहुत आपस में क्लोज आ रहे हैं। तो ये देखा गया कि ये थर्ड वाला जो पॉइंट है ये क्या है, ये ज़्यादा ही प्रिसाइज है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट जो है लगभग क्या आ रहे हैं, आसपास ही आ रहे हैं। तो जैसे अब ये समझ लीजिए इसका एक क्वेश्चन है कि इसने क्या किया, वही पुराने वाला क्वेश्चन था और हमें ये पता करना है कि इसमें कौन प्रिसाइज है। तो यहाँ पर अंकित ज़्यादा प्रिसाइज है क्योंकि इसके ये सारी वैल्यू है ये आपस में क्लोज आ रही है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। ठीक, तो अब आप इससे समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि ये आपका टारगेट है। मान लीजिए यहाँ पे एक टारगेट है, इस टारगेट की बात करें तो आप देख रहे हैं कि एक्यूरेसी क्या है, बहुत ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोज है। प्रिसीशन भी बहुत ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि ये चारों पॉइंट्स आपस में ही आप एक दूसरे के बराबर है। अगर हम इसकी बात करें, हमारा ये टारगेट है, ये ट्रू वैल्यू है, तो ट्रू वैल्यू पे तो हमारा कोई भी नहीं आ रहा पॉइंट, तो इसका मतलब क्या है, ये लो एक्यूरेसी है। लेकिन ये पॉइंट आपस में बहुत ही क्लोज है, तो इसको हम कहते हैं हाई प्रिसीशन। ठीक है, नाउ अब आप इससे समझ सकते हैं कि आपने क्या किया, एक बुल आइज है उसमें आपने टारगेट किया। अब जब आपने टारगेट किया 3 टारगेट्स विद 3 एरोज, तो आपने क्या किया, अब आप उनको कंपेयर करते हैं कि कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है, कौन सा ज़्यादा प्रिसाइज है।
तो पहला देखिए, पहला क्या है, बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, यानी कि टारगेट पे आपने मारा तो तीनों जो है बिल्कुल मिडल में जाके लगे, तो ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। उसके बाद आप देखिए दूसरा जो है आपका प्रिसाइज तो है लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है। क्यों नहीं है एक्यूरेट? क्योंकि वो टारगेट पे लगा, जो आपका पीला पॉइंट है वो आपका टारगेट है, वहां पे जाके लगा नहीं। और उसके बाद तीसरा है नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज, तो यानी कि ये आपका कोई भी नहीं फुलफिल करता। तो अब आप ये डिफाइन कर सकते हैं इजीली, कैन यू डिफाइन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद अब आप ये देखिए कि अब आपके लिए क्विज है कि ये तीन आपको दिए गए हैं केसेस, आपको ये पता करना है कि कौन सा प्रिसाइज है, एक्यूरेट है और बोथ है। तो हम पहले वाले की बात करते हैं। पहला में कोई एक्यूरेसी नहीं है ना प्रिसिशन है, दूसरे वाले में प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, लो एक्यूरेसी और हाई प्रिसिशन है, एंड तीसरे वाले में आपका हाई एक्यूरेसी और हाई प्रिसिशन है। तो तीसरे वाला जो है बहुत ही अच्छा वाला है। ऐसी अगर हम गोल्फ की बात करें, फर्स्ट केस देखें अगर लेफ्ट वाला फर्स्ट केस, तो इसमें आप कह सकते हैं कि ये एक्यूरेसी तो है नहीं, क्योंकि हमें बॉल सारी इस गोल्फ होल में एंटर करानी थी लेकिन ये सारी इसके पास आ गई, तो ये क्या है, ये आपका प्रिसाइज तो है लेकिन ये एक्यूरेसी नहीं है इसके अंदर। ऐसी अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या है, प्रिसीशन तो है नहीं लेकिन ये एक्यूरेट है। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्यूरेसी और प्रिसीशन में क्या डिफरेंस है। तो लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी मेजरिंग डिवाइस के लिए हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीशन होना बहुत जरूरी है, तभी वो आपका डिवाइस क्या होगा, अच्छा होगा। देन उसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि सेंसिटिविटी क्या है और रीडेबिलिटी क्या है। देखिए, सेंसिटिविटी एंड रीडेबिलिटी आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेजरिंग डिवाइस। ये किसी भी जिससे भी हम मेजर कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट है, उनकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक, तो सेंसिटिविटी क्या है, ये किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है प्रिसीशन और एक्यूरेसी पर। ठीक है, तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि ये एक एबिलिटी है किसकी, मेजरिंग डिवाइस की, टू डिटेक्ट स्मॉल डिफरेंसेस इन द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। यानी कि क्या है, जो वो बहुत ही स्मॉल से स्मॉल डिफरेंस को भी डिटेक्ट कर ले। जो भी क्वांटिटी को हम मेजर करना चाहते हैं, अगर मेजरिंग डिवाइस उस क्वांटिटी की बहुत ही स्मॉल डिफरेंस को भी मेजर कर ले तो उसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। और रीडेबिलिटी किसे कहते हैं? रीडेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आपको वो उसको हमें क्या करना है, देखना है, रीड करना है, तो हम रीड कहाँ करेंगे, किसी स्केल पे मेजर करेंगे, तो हम उसको बोलते हैं रीडेबिलिटी। तो रीडेबिलिटी का मतलब क्या है कि इट इज द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मेजरिंग डिवाइस टू हैविंग इट्स इंडिकेशन कन्वर्टेड इनटू अ मीनिंगफुल नंबर। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, आप डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी आईज जो है वो नंबर्स को देख पाती है। तो आपने देखा होगा जब भी आपने कोई स्केल देखी है वो नंबर्स की फॉर्म में होती है, चाहे वोल्ट मीटर में हो चाहे स्केल में हो। तो रीडेबिलिटी जो है वो हमेशा किस में होती है, नंबर्स की फॉर्म में होती है। तो ये भी क्या है, क्वालिटी है किसकी, मेजरिंग डिवाइस की। उसके बाद हम बात करते हैं कैलिब्रेशन। देखिए, कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को चेक करना। इट मीन्स इट इज द प्रोसेस बाय विच यू हैव टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरिंग डिवाइस। तो हमें वो कैसे चेक करना है, ठीक है, तो जिसमें हम वो चेक करते हैं उसे हम बोलते हैं कैलिब्रेशन कर्व। तो कैलिब्रेशन कर्व जो है, हमेशा ध्यान रखिए, इनपुट और आउटपुट क्वांटिटी के बीच में बनाया जाता है। तो कैलिब्रेशन का मतलब क्या है कि वो तरीका जिससे हम किसी मेजरिंग डिवाइस की एक्यूरेसी को चेक करते हैं। उसके बाद आता है बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको पता होनी चाहिए कि रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी किसे कहते हैं। देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वो है ये कंसेप्ट कि जब भी हम बात करते हैं रिपीटेबिलिटी की, तो रिपीटेबिलिटी हम कब यूज करते हैं, जब आपकी कंडीशन सेम प्लेस में हो, सेम लोकेशन में हो, सेम मेजरमेंट हो, ऑब्जर्वर सेम हो, सेम इंस्ट्रूमेंट हो और सेम कंडीशंस हो। तो जब भी हम बात करेंगे, देखिए, जब भी सपोज मान लीजिए एक वर्नियर कैलिपर है, उस वर्नियर कैलिपर पर 3 स्टूडेंट मेजर कर रहे हैं, 3 डिफरेंट स्टूडेंट मेजर कर रहे हैं,
और 3 डिफरेंट टाइम पे कर रहे हैं, और मान लीजिए वो 3 डिफरेंट लोकेशन पे कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होगा, इसको हम बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम बोलेंगे रिप्रोड्यूसिबिलिटी। लेकिन रिपीटेबिलिटी का मतलब क्या है कि एक ही डिवाइस पर आपने 4 बार एक्सपेरिमेंट किया और आपने जो भी आपकी वैल्यू आई, जो भी आपने मेजर किया, जो भी रिजल्ट आया, उसको हम बोलते हैं रिपीटेबिलिटी। देखिए रिपीटेबिलिटी हम क्यों करते हैं, रिपीटेबिलिटी हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारे रिजल्ट बहुत एक्यूरेट आए। तो जब भी हम प्रैक्टिकल करते हैं लैब में, आपने देखा होगा कि जब भी आप प्रैक्टिकल करते हो लैब में, तो आप 3 रीडिंग लेते हैं और 3 रीडिंग के बाद उसको 3 से डिवाइड करके जो एवरेज वैल्यू आती है, देन उसके बाद जो रिजल्ट हमारा आता है बहुत ही एक्यूरेट आता है। तो इट मीन्स दिस इज कॉल्ड रिपीटेबिलिटी। तो रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी में यही अंतर है कि रिपीटेबिलिटी में तो हमारा ऑब्जर्वर सेम रहेगा, लेकिन रिप्रोड्यूसिबिलिटी में ऑब्जर्वर आपका बदल जाएगा। ऑब्जर्वर माने आप, ठीक है। रिपीटेबिलिटी में इंस्ट्रूमेंट आपका सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन सेम रहेंगी किसमें, रिपीटेबिलिटी में, लेकिन कंडीशंस माने एनवायरमेंटल कंडीशन जो है यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि रिपीटेबिलिटी क्या है और रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो आपके लिए क्या बेस्ट है, रिपीटेबिलिटी। ना उसके बाद आता है कि फैक्टर अफेक्टिंग द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरिंग सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके क्या क्या फैक्टर हैं जो एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग डिवाइस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है फैक्टर अफेक्टिंग द कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड्स। तो देखिए अभी मैंने आपको पीछे ही बताया था कि कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है। कैलिब्रेशन का मतलब होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को चेक करना। तो वो किस किस पे डिपेंड कर सकता है, जैसे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, मतलब कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन यानी कि टेम्परेचर के कारण जो एक्सपेंशन हो रहा है मेजरिंग डिवाइस में, एक तो वो अफेक्ट कर सकता है। कैलिब्रेशन इंटरवल, जो भी आप टाइम ले रहे हैं कैलिब्रेशन का, या मान लीजिए आपने अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं, देन उसके बाद आपने 2:10 पे कैलिब्रेशन किया, देन 2:20 पे किया, तो ये कैलिब्रेशन इंटरवल का भी ध्यान रखना है। देन आपके स्टेबिलिटी विद टाइम, इसका बहुत ध्यान रखना है। इलास्टिक प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज उसका ध्यान रखना है। देन ज्योमेट्रिक कंपैटिबिलिटी, ज्योमेट्रिक कंपैटिबिलिटी का भी आपको ध्यान रखना है कि वो कैसा है, क्या लेंथ है, क्या ब्रेड्थ है उसकी, क्या थिकनेस है, इस चीज़ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। देन दूसरा आपको है फैक्टर अफेक्टिंग द वर्क पीस। जो वर्क पीस को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं फैक्टर्स, जैसे आपने मान लीजिए कि वर्क पीस को आपने क्लीन नहीं किया तो एक्यूरेसी नहीं आएगी, तो आपको क्लीन करना पड़ेगा। उसकी सरफेस फिनिश कैसी है, सरफेस फिनिश में आपकी वेवीनेस कैसी है, स्क्रैच तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, सरफेस डिफेक्ट्स, जैसे सरफेस डिफेक्ट्स में आपके स्क्रैच होते हैं तो वो आपको रिमूव करने पड़ेंगे। अगर आप रिमूव नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका एक्यूरेसी नहीं आएगी, डिफेक्ट आएगा। देन आपकी कुछ हिडन ज्योमेट्रीज होती हैं जो छुपी होती हैं, दिखाई नहीं देती। देन उसके बाद इलास्टिक प्रॉपर्टीज, जो भी इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं। देन उसके बाद आपने ये डिफाइन किया एडुकेट डेटम, डेटम माने जो आप रेफरेंस यूज कर रहे हैं वो आपको बहुत ही ध्यान से करना है, ठीक है। देन अरेंजमेंट ऑफ सपोर्टिंग वर्क पीस, तो वर्क पीस को सपोर्ट करने का जो अरेंजमेंट है वो सही होना चाहिए, कोई हिलना विलना नहीं चाहिए कि आपने वर्क पीस रख दिया और वो जब आपने इंस्ट्रूमेंट से मेजर करना शुरू करे तो वो हिलना शुरू हो गया, तो जब हिलेगा तो एरर आएंगी। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। देन उसके बाद जो है कुछ इनहेरेंट कहते हैं कि उसकी खुद की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन के कारण, बैकलैश के कारण, ड्रिफ्ट के कारण। ड्रिफ्ट क्या होता है कि जो आपकी एनवायरमेंटल कंडीशन है वो आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए, कि मॉइस्चर आ गया, ठीक है, टेम्परेचर आपने चेंज कर दिया, प्रेशर चेंज कर दिया, तो उससे भी क्या होगा कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएंगी और एरर आने की चांस बढ़ जाएंगे। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। हमें कैलिब्रेशन जब हम कर रहे हैं तो कोई एरर्स नहीं होनी चाहिए कि आपने कैलिब्रेशन करके दिया और उसमें एरर्स आ गई और फिर आपने वो आगे किसी को सप्लाई कर दिया, तो उससे भी क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। उसके बाद आपको ध्यान रखना है रिपीटेबिलिटी एंड रीडेबिलिटी। तो रिपीटेबिलिटी मैंने आपको भी बताया था, रिपीटेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो आप मेजर कर रहे हैं सेम इंस्ट्रूमेंट पर वो आपको बड़े ही ध्यान से करना है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपके स्किल पर कि ऑब्जर्वर कैसा है, कितना स्किलफुल है। अगर वो स्किलफुल है तो अच्छी रिपीटेबिलिटी आएगी। रीडेबिलिटी आपको कहाँ देनी है, किसी भी पॉइंटर स्केल अरेंजमेंट पे, उसको हम बोलते हैं रीडेबिलिटी, नंबर की फॉर्म में। देन उसके बाद अफेक्टिंग द पर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्सन कैसे अफेक्ट कर सकता है। देखिए एक तो अगर ट्रेनिंग और स्किलफुल पर्सन होगा तो नेचुरली बात है कि एरर जो है बहुत ही कम आए, लेकिन अगर अनट्रेंड होगा, स्किल ही नहीं होंगी, तो
तो क्या होगा, एरर की चांस ज़्यादा रहेंगी, तो इसलिए हमारी जो है एक्यूरेसी कम हो जाएगी। ठीक है, तो एबिलिटी टू सेलेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड स्टैंडर्ड्स, ये बहुत ध्यान रखना है हमें कि अगर मान लीजिए हमें लेंथ मेजर करनी है तो हम स्केल यूज़ करें या बेवल प्रोटेक्टर यूज़ करें या साइन बार यूज़ करें। देखिए साइन बार और बेवल प्रोटेक्टर से हम क्या करते हैं, एंगल मेजर करते हैं। तो अब आप सोच रहे हैं कि साइन बार से मैं लेंथ मेजर कर लूँगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, पर्सन की एबिलिटी पर। उसके बाद ये भी ध्यान रखना है कि मेजरिंग सेंसिबल एप्रिसिएशन ऑफ मेजरिंग कॉस्ट, हमें कॉस्ट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए कॉस्ट पे सारी चीज़ डिपेंड है। अगर ज़्यादा कॉस्टली होगा और पता चला वो अच्छी रीडिंग नहीं दे रहा तो उसका कोई फायदा नहीं है। देन एप्टीट्यूड भी हमें एटीट्यूड का ध्यान रखना है, एटीट्यूड कैसा है पर्सन का। ठीक, देन एनवायरमेंट का सबसे बड़ा रोल होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी में। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, देखिए जो भी आपके मेजरिंग डिवाइस बनाए जाते हैं वो कुछ स्पेसिफिकेशंस पे बनाए जाते हैं, उस पर लिखा होता है कि ये इतना 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इतना ह्यूमिडिटी में वर्क करेगा, ठीक है, इतना वाइब, तो ये सब क्या है, स्पेसिफिकेशन डिपेंड करती हैं। देन उसके सराउंडिंग आपकी क्लीन होनी चाहिए, वाइब्रेशंस नहीं होनी चाहिए, वाइब्रेशन कहीं हिला रहे हैं आप, डुला रहे हैं, कहीं मशीन चल रही है और आप मेज़र कर रहे हैं, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ये चीज़ यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी रीडिंग अच्छी नहीं आएगी। देन आपको ये ध्यान रखना है कि थर्मल एक्सपेंशन का भी ध्यान रखना है, आपको हीटिंग एलिमेंट का भी ध्यान रखना है, ये सब सनलाइट और पीपल, इन सब का ध्यान रखना है। इसकी सनलाइट अगर ज़्यादा आ रही है तो हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट की जो एबिलिटी है गुड रीडिंग की वो कम हो जाए। अगर ज़्यादा पीपल आ जाए तो उससे भी क्या होगा, आपके एरर के चांस बढ़ जाते हैं। तो हमें ये सारे फैक्टर कंसीडर करके चलने हैं कि कौन कौन से फैक्टर जो हैं हमारे मेजरिंग सिस्टम को, उसकी एक्यूरेसी को हमें क्या कर सकते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, ये फैक्टर होते हैं। देन उसके बाद आता है मेजरमेंट। देखिए मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि हम किसी अननोन मैग्नीट्यूड और स्टैंडर्ड के बीच में कंपैरिजन करते हैं, और वो कंपैरिजन कैसा होता है, मात्रात्मक कंपैरिजन, यानी कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो जब हम क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करते हैं किसी अननोन क्वांटिटी और स्टैंडर्ड के बीच में, तो वो हमें क्या देता है, रिजल्ट बोलता है, वो हमें क्या देता है, रिजल्ट देता है, आउटपुट देता है। तो उस आउटपुट देने को, जो आउटपुट मिला कैसे, जब हमने स्टैंडर्ड और मैग्नीट्यूड को कंपेयर किया, तो उसे हम बोलते हैं मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल कि हमने कोई लेंथ ऑफ बार मेजर करी, किसके द्वारा मेजर करी, स्टील रूल के द्वारा। तो स्टील रूल क्या हो गया यहाँ पर, स्टैंडर्ड, और लेंथ ऑफ बार क्या हो गया, अननोन क्वांटिटी। तो ये प्रोसेस क्या होता है, इसे बोलते हैं मेजरमेंट। देखिए मेजरमेंट के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। देखिए स्टैंडर्ड क्या होता है कि आपकी कुछ बॉडीज़ हैं, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, एक इंडियन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो ये क्या है, ये बेसिकली ये किस स्टैंडर्ड्स हैं। स्टैंडर्ड मतलब जो स्टैंडर्ड किसी अथॉरिटी ने प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। जैसे आप कहते हैं हमारे यहाँ पे जो बीसीसीआई है, बीसीसीआई क्या है, जो हमारे यहाँ पे क्रिकेट को देखता है, तो वो क्या है, एक स्टैंडर्ड है, वो एक एसोसिएट, एक क्या है, एक सोसाइटी है, वी कैन से सोसाइटी है, हम कह सकते हैं अथॉरिटी है, जो ये बताती है कि ये इंडिया के ओडीआई प्लेयर ये हैं, इनको हमने करार दिया है, तो उसी के पास ये अथॉरिटी है और किसी के पास अथॉरिटी नहीं है। तो जो बीसीसीआई है ये हमारा क्या है, एक स्टैंडर्ड है, किसका, क्रिकेट, जो हमारे यहाँ पे क्रिकेट को क्या करता है, रेगुलेट करता है, क्रिकेट को देखता है कि कहाँ हमें मैच कराने हैं, कैसे कराने हैं, किस खिलाड़ी को कितना पेमेंट करना है। ऐसी क्या होता है कि ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स या आईएसओ ये क्या करता है, सर्टिफाइड करता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट अच्छा है, क्या तरीके होने चाहिए मेजरमेंट के, कैसे हमें, कौन से रूल्स हमें अप्लाई करने हैं, क्या तरीके प्रोटोकॉल्स हैं, ये सब क्या है, ये स्टैंडर्ड का पार्ट है। तो जो वर्ल्ड में सबसे अच्छा स्टैंडर्ड माना जाता है वो उसे बोलते हैं आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अगर इसका सर्टिफिकेट इस सबके पास है तो यानी कि क्वालिटी जो प्रोडक्ट की है वो अपने आप में इंप्रूव हो जाती है। उसके बाद आता है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। देखिए मेथड ऑफ मेजरमेंट के दो तरीके हैं, एक तो आप बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की, एक दूसरा बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की। तो डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी अननोन क्वांटिटी को, डायरेक्ट मेथड की बात कर लेते हैं।
देखिए डायरेक्ट मेथड की हम बात करते हैं अब। देखिए डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं कि जो भी हमें क्वांटिटी को मेज़र करना है उसको हम कंपेयर करते हैं किसी भी स्टैंडर्ड से। जैसे हमने भी बात करा कि अगर हमें किसी बार की हमें लेंथ मेज़र करनी है तो हम क्या करेंगे, स्केल यूज़ करेंगे और उसको हम डायरेक्टली उस पर क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। तो ये हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। लेकिन ये हमेशा फिजिबल नहीं है कि सपोज मान लीजिए मुझे इस रूम का टेम्परेचर नापना है तो मैं कैसे नापूंगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि डायरेक्ट मेथड जो है वो आपके एक्यूरेट नहीं होते, हमेशा एक्यूरेट नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अब आप देखिए कि डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन की स्किल डिफरेंट है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम इस मेथड को हर एक जगह यूज़ नहीं करते, लेकिन ये हम जनरली यूज़ करते हैं लेंथ और मास को मेज़र करने के लिए। तो हमने ये देखा कि ये मेथड क्या है, आपके एक्यूरेट नहीं है, तो हमने इसको रिमूव करने के लिए हमने एक नया तरीका लाया है, उसमें हम यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, ट्रांसड्यूसर यूज़ करते हैं। ट्रांसड्यूसर क्या करता है कि जो आपकी इनपुट क्वांटिटी है उसको क्या करता है, उसके सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है, जिससे कि हम उसको ईजीली पढ़ सकें। जैसे आप यहाँ देखिए कि आपका जो है ये इनपुट क्वांटिटी है, ये आउटपुट क्वांटिटी है। तो इनपुट और आउटपुट क्वांटिटी के बीच में हमने दो एलिमेंट लगा दिए, एक तो हम बोलते हैं सेंसिंग एलिमेंट, दूसरा है ट्रांसडक्शन एलिमेंट। तो सेंसिंग एलिमेंट क्या करेगा कि इसको सेंस करेगा, देन फिर यहाँ से जो सिग्नल आएगा उसको हम ट्रांसडक्शन एलिमेंट में भेजेंगे, और ट्रांसडक्शन एलिमेंट क्या करेगा, इस क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देगा इन दी फॉर्म ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स की फॉर्म में ही हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वांटिटी को ईजिली हम पढ़ सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमने यहाँ मेथड पढ़े हैं, हमें ध्यान रखना है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। कौन कौन से मेथड्स हैं, एक तो डायरेक्ट कंपैरिजन, एक दूसरा है इनडायरेक्ट कंपैरिजन। तो डायरेक्ट कंपैरिजन में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो भी क्वांटिटी को मेज़र करना है हम क्या करते हैं, उसको कंपेयर कर देते हैं किसी भी स्टैंडर्ड से। जैसे हमें अगर लेंथ मेज़र करनी है तो हम किससे कंपेयर कर देते हैं, उसको स्केल से कंपेयर कर देते हैं। लेकिन ये मेथड हमेशा एक्यूरेट नहीं होते और ऑलवेज पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमने क्या किया कि इनडायरेक्ट मेथड यूज़ किया। इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे एंगल ऑफ मेजरमेंट बाई साइन बार। तो साइन बार से जो हम मेज़र करते हैं एंगल, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम ट्रांसड्यूसिंग एलिमेंट्स यूज़ करते हैं। तो आप देखिए कि कोई भी इनपुट क्वांटिटी और आउटपुट क्वांटिटी के बीच में हमने दो एलिमेंट लगा दिए, एक तो सेंसिंग एलिमेंट और दूसरा ट्रांसडक्शन एलिमेंट। तो सेंसिंग एलिमेंट क्या करेगा, इनपुट क्वांटिटी को सेंस करेगा, देन इससे जो सिग्नल आएगा उसको हम भेजेंगे ट्रांसडक्शन एलिमेंट में। तो ट्रांसडक्शन एलिमेंट क्या होगा, इस क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देगा नंबर की फॉर्म्स में, और हम उस आउटपुट को रीड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने आज ये डिस्कस किया कि मेथड्स क्या क्या है मेजरमेंट के। अगले लेक्चर में हम ये डिस्कस करते हैं कि आपका ये लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंसेस क्या होती है। थैंक यू।